Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. It's a car on a curved road. अब देखिए, मान लीजिए कि कार आपकी कर्व्ड रोड पे मूव कर रही है, ये स्ट्रेट था, ये ऐसे कर्व्ड पाथ है, ठीक। सिंपल पहले लॉजिक लगाइए, अगर कर्व्ड पाथ में मैं मूव कर रहा हूँ तो कार की टेंडेंसी क्या होती है, किस डायरेक्शन में स्लिप करने की टेंडेंसी होती है कार? आउटवर्ड। हमेशा जब भी आपने बाइसाइकिल भी ड्राइव की होगी, राइड की होगी, तो हमेशा जब ऐसे मूव करते हैं तो किस डायरेक्शन में बाइसाइकिल स्लिप करती है? इस डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करती है। इसका मतलब अगर कर्व्ड पाथ पे कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने की, ठीक है। अब कार की टेंडेंसी है आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने की, तो स्लिप तो होता नहीं है। इसका मतलब स्लिपिंग से कौन बचा रहा होगा? ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे स्लिपिंग से कौन बचाएगा? फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। सोच कर। काइनेटिक ही होगा। काइनेटिक को तो स्लिप नहीं कर जाएगा। अच्छा, बॉडी तो मोशन में है ना, ठीक है, बॉडी तो मोशन में है। फ्रिक्शन है, क्यों दो चीजें कंफ्यूजन में मत लेकर आइए। मैंने बताया था फ्रिक्शन आपके बेसिकली दो पार्ट में होते हैं, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब बॉडी एक दूसरे पे स्लिप कर रही हो तो हमारा कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक, ठीक है। मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का पार्ट है, अगर एक दूसरे पे स्लिप कर रही है, स्लाइड कर रही है तो। यहाँ पे मैं यहाँ पे टायर्स के बीच के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो रोलिंग फ्रिक्शन है, जो हम लोग रोटेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन से क्या फायदा मिलता है, ठीक है। वो रोलिंग फ्रिक्शन वाला पार्ट उसको भूल जाइए कि यहाँ पे व्हीकल मूव कर, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा,
स्टैटिक फ्रिक्शन इसको स्लिप करने से बचा रहा है, स्लाइड करने से बचा रहा है, ठीक। तो कार अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी टेंडेंसी होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने की, ठीक। कार अगर स्लिप नहीं कर रही है इसका मतलब अंदर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। लिखिए पहले ये सब पॉइंट्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल कार के बारे में बात कीजिए, ठीक। ये जैसे कि कार है, ये कर्व्ड पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर कर्व्ड पाथ पे मूव करे इसका मतलब ये बड़े से सर्कल का पार्ट होगा। मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर कार सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² डिवाइडेड बाई r, ठीक। ये कार है, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ये कार ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी टेंडेंसी है बाहर की तरफ स्लिप करने की। इसको स्लिपिंग से कौन बचा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन जो। और इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो बाहर की तरफ लग रहा है mv²/r, ऊपर लगेगा नॉर्मल और नीचे लगेगा mg। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? mg के इक्वल, ठीक है। अब अगर इस कार को सर्कुलर मोशन करना है तो यहाँ पर mv²/r को कोई बैलेंस करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे बैलेंस कौन कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r, और हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये लेस देन और इक्वल टू μs इनटू n होता है, मैक्सिमम के बराबर या उससे कम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो mv²/r लेस देन इक्वल टू μs mg, m कैंसिल, v² लेस देन इक्वल टू μs rg, v is less than equal to under root μs rg। मेरे को यहाँ पे कार की मैक्सिमम स्पीड चाहिए। मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड क्या आ रहा है? लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो v max की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट μs rg। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए। इस कर्व के पास का रेडियस नोट कर लिया? यस सर। नोट कर लीजिए।
वेरिएबल स्पीड। अब देखिए यहां पर लास्ट वाले केस में क्या था, जो पार्टिकल था वो हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो वहां पे हमें क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, मतलब कि सिर्फ एसी की रिक्वायरमेंट थी। लास्ट वाले केस में एटी की वैल्यू कितनी थी, 0। ठीक, अब इस वाले केस में हम लोग बात कर रहे हैं कि वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। अगर वेरिएबल स्पीड होगा तो एटी भी होगा और एसी तो नेसेसरी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मेरे को दोनों चीजें चाहिए। लास्ट वाले केस में जो फ्रिक्शन था वो एसी प्रोवाइड कर रहा था, फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा था। ठीक, लेकिन यहाँ पे मेरे को एसी भी चाहिए और एटी भी चाहिए। ठीक, तो मैंने कहा कि एसी का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और एटी इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ए नेट इस डायरेक्शन में होगा। तो मेरे को यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ए नेट की। मेरे को तो ए नेट चाहिए ना। ठीक, तो ए नेट कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं हमारे पास जो प्रोवाइड कर सके। वो तो है इंजन, लेकिन साथ साथ फ्रिक्शन है वो तो स्लिप कर जाएगा। दोनों चीजें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन, जो कार एक्सेलरेट करती है वो किस वजह से करती है, फोर्स कौन करता है? फोर्स तो इंजन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें आंसर ये था कि और एक आपका रोड के फोर्स की वजह से, रोड फोर्स प्रोवाइड करता है, वही तो फ्रिक्शन है। तो इंजन वाला ऑप्शन करेक्ट। वो तो हमारा वो रहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, रोड लगा रहा है, वो तो रोकना चाह रहा है। अब देखिए जो एक क्वेश्चन है कि हम लोग कार में अगर हम लोग बात करें, हम लोग एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कौन इंजन को, सॉरी इंजन है वही उसको एक्सेलरेट करवा रहा है। ठीक, तो अगर एक्सेलरेट करवा रहा है इसका मतलब एटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर एटी प्रोवाइड करे तो फ्रिक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, लॉजिक है ना। ठीक है, कि हम लोग जब कार ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक, अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं इसका मतलब उसकी स्पीड को तो एटी चेंज कर रहा है, और एटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंजन एटी तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि क्योंकि जो फोर्स है, थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन को भूल जाइए, मैं स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा हूँ, फ्रिक्शन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक, मैं स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा हूं तो फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या होगी, उसको रोकने की। हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना। अगर मैं स्ट्रेट पाथ में, जैसे एक सिंपल सा कार है उसको एक बार एक्सीलरेट करके छोड़ दीजिए, एक्सीलरेटर से पैर हटा दीजिए, कुछ देर के बाद वो रुक जाएगी कार, वो कंटिन्यूअसली मूव नहीं करेगी। इसका मतलब कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स होगा जो उसको रोक रहा होगा। एक तो एयर भी है चारों तरफ, एयर भी एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, और जो कांटेक्ट है वो टायर, रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कार आपकी स्ट्रेट मूव कर रही है, स्लाइडिंग की कोई कंडीशन ही नहीं है, ना ही आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, ना ही इनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। स्ट्रेट पाथ में कार मूव कर रही है। ठीक है, अगर स्ट्रेट पाथ में कार मूव कर रही है इसका मतलब फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए इंजन पावर प्रोवाइड कर रहा है, ताकि कार कंटिन्यूअसली मूव करती रहे। ठीक है, क्लियर है अभी। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कार आपकी कर्व्ड पाथ पे है। अगर कर्व्ड पाथ पे होगी तो फ्रिक्शन की मजबूरी है कि उसको दोनों चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, एटी और एसी, अदरवाइज वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ सर्कुलर मोशन पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कार को सर्कुलर मोशन करना है तो यहाँ पे मेरे को ए नेट चाहिए,
पहले वाले केस में एटी की वैल्यू 0 तो सिर्फ और सिर्फ एसी चाहिए था, और एसी कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शन। इस वाले केस में ए नेट कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कुछ ऐसा लग रहा होगा, और एसी के कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट आगे की तरफ होगा, जो कि एक एसी प्रोवाइड करेगा और एक क्या प्रोवाइड करेगा? एटी। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, 3 डायमेंशनल फिगर है ये आपको लग रहा होगा कि फ्रिक्शन ऐसे जा रहा है कार को ऊपर की तरफ से। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है, ठीक है। ये कार ऐसे मूव कर रही है, ये कार ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? एटी इस डायरेक्शन में और एसी इस डायरेक्शन में, ठीक। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट एटी प्रोवाइड कर रहा होगा और इसका एक कंपोनेंट एसी प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकली भी आंसर दे सकते हैं। अगर मैंने पूछा कि अगर मेरे को कर्व्ड पाथ पे मूव करना है तो मैं किस केस में मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सकता हूँ, सोच के बताइए। पहले वाले केस में कि सेकंड वाले केस में? फर्स्ट वाले में। पहले वाले केस में। कल भी एक ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। क्योंकि पहले वाले केस में मैंने मान लिया फ्रिक्शन 100 न्यूटन है, अभी हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। मैंने मान लिया कि फ्रिक्शन की वैल्यू 100 न्यूटन है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था? 100 न्यूटन किसके इक्वल था? mv²/r के इक्वल। मैंने यहाँ पे कहा कि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट किसके इक्वल है? mv²/r। मैंने कंपोनेंट मान लिया 80 न्यूटन, mv²/r। किस केस में स्पीड ज्यादा आएगी? फर्स्ट केस में, है ना। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी कार रेसर या बाइक रेसर होते हैं, ठीक है, जब भी कर्व्ड पाथ आने वाला होता है उससे पहले अपनी स्पीड को मैक्सिमम कर चुके होते हैं, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से कर्व्ड पाथ पे मूव करते हैं। कभी भी कर्व्ड पाथ पे एक्सेलरेट नहीं करते अपनी गाड़ी को, क्योंकि अगर कर्व्ड पाथ पे एक्सेलरेट किया तो वो क्या हो जाएगी? स्लिप कर जाएगी। पता नहीं कि ध्यान दिया कि नहीं दिया, कर्व्ड पाथ पे कभी भी एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए व्हीकल को, ठीक है। और भले कि जितने भी ड्राइवर्स वगैरह होते हैं आजकल, जितने भी, मैं कहूँगी 99% को पता ही नहीं होता कि कर्व्ड पाथ पे कभी भी ओवरटेक नहीं करते, क्योंकि कर्व्ड पाथ में ओवरटेक किया, अगर किसी एक लिमिट को ऊपर कर गए तो डिवाइडर से गाड़ी टकरा जाती है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। वो इसी कारण होता है। तो पहले तो लिख लीजिए, थ्योरी लिख लीजिए, यहाँ पे फ्रिक्शन के 2 पार्ट होंगे, एक होगा आपका एसी प्रोवाइड कर रहा होगा और एक होगा आपका एटी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर एक कंपोनेंट एसी प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड होनी चाहिए फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। तो अगर मैं एक्सेलरेट करते हुए कर्व्ड पाथ पे मूव करूंगा तो मैं पहले वाले केस के कंपैरिजन में कम स्पीड से मूव कर पाऊंगा कर्व्ड पाथ पे, लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करूंगा तो ज्यादा स्पीड से मूव कर पाऊंगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं। मैंने कहा कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो आपका ए के इक्वल है, ठीक है। ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ये किसको चेंज कर रहा है? स्पीड को, ठीक है। और ये एटी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी।
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, ठीक। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, मैंने u को मान लिया 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हिसाब से 0 थी, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80। मेरे को a नेट निकालना है, तो a नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर कितना हो जाएगा v अपॉन टी, जो भी है ये स्क्वायर ही लिखे, ठीक है, इज इक्वल टू ए नेट। अब ये ए नेट कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए नेट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू n, यही होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू m लेस देन इक्वल टू म्यू एस mg। यहां से v की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो v मैक्स आ रहा होगा और जो पहले वाले केस में v मैक्स आया था ये कम आएगा, निकालिए निकालिए निकाल के देखिए आ जाएगा। देखिए यही आएगा, v की पावर 4 हो जाएगी ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये आ जाएगा रिलेशन। अगर मैं लास्ट वाले केस में देखूं तो v मैक्स आपका जो लास्ट वाले केस में आ रहा था वो आ रहा था अंडर रूट न्यू आर जी, ठीक है। यहाँ पे भी अंडर रूट न्यू आर जी, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो, अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर जी स्क्वायर पावर 1/4 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, वही चीज वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में से a डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन में है, इसलिए यहाँ पे जो v मैक्स की वैल्यू आ रही है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में क्या आ रही है, कम आ रही है। इसलिए मैं कर्व्ड पाथ पे ज्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकता एक्सीलरेट करते हुए। नोट कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दोनों में क्या चीजें चेंजेस हो रही थी, ठीक है। और वैसे अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आपका जो लास्ट वाला था क्वेश्चन इसी पे आ सकता है, अगर आया तो, ठीक है। थ्योरी में सेकंड टाइप का पूछा जा सकता है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सेकंड केस में क्या चीज चेंज हो जा रही है। हम लोग एक्सेलरेट करते हुए ज्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकते कर्व्ड पाथ पे, ठीक है। वो आप लोग थ्योरी से भी बता सकते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे ए क्या आ रहा है माइनस में, ठीक है। इसमें से कुछ पैरामीटर्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक।
अब देखिए, हम लोग बस ये चाह रहे थे कि हम लोग कर्व्ड पाथ से ज्यादा स्पीड में मूव कर सके, ठीक है। इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज करते आ रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि बैंकिंग ऑफ रोड हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि इस वाले केस में हम लोग प्रूव भी करेंगे कि जो स्पीड होगी कार की वो पहले वाले केस के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। अगर रोड को मैं बैंक कर दूं तो मैं और ज्यादा स्पीड से मूव कर सकता हूँ कर्व्ड पाथ पे। सिंपल, अगर हम लोग लॉजिकली सोचें कि अगर मेरे को किसी भी कर्व्ड पाथ पे मूव करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स पहले वाले केस में कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शन। सेकेंड वाले केस में कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शन का कंपोनेंट, ठीक है। अब मैंने देखा कि पहले और दूसरे केस में सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही रेस्पॉन्सिबल था सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। अब मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि जहां पे फ्रिक्शन के अलावा भी कोई फोर्स एक्सर्ट होने लगे इनवर्ट डायरेक्शन में, ताकि mv²r की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। तो ऐसा देखिए बैंक्ड रोड में हो रहा था, ठीक। तो हम लोग फर्स्ट केस ले रहे हैं व्हेन फ्रिक्शन इज 0, केस 1। हमने एक बैंक्ड रोड ले लिया। बैंक्ड रोड का मतलब क्या हुआ? रोड को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट, थीटा इंक्लाइंड कर दिया रोड। यहाँ पे आपका व्हीकल है, ठीक। सिंपल ये सोचिए, ये कर्व्ड पाथ है, ये इंक्लाइंड रोड है आपकी, ठीक। आपने देखा होगा रेसिंग ट्रैक पे ऐसा, ठीक है। रेसिंग ट्रैक पे क्या होता है, रोड आपकी हल्की सी इंक्लाइंड होती है, ठीक। और उसी पे आपके क्या होते हैं, कार ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे आपकी रोड बिल्कुल इंक्लाइंड नजर आती है। और जहां पे हाईवे होता है वहां पे इंक्लिनेशन पता नहीं चलता, लेकिन वहां पे भी हल्का सा इंक्लिनेशन दिया रहता है 2 या 3 डिग्री। वो हम लोग पता नहीं लगा पाते कि हाँ यहाँ पे आपका रोड इंक्लाइंड है कि नहीं, लेकिन हाईवे पे भी इंक्लाइंड होता है रोड, ठीक। लेकिन रेसिंग ट्रैक पे आपके कार्स होते हैं 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं, तो वहां पे इंक्लिनेशन और ज्यादा दिया जाता है, ठीक। इसकी भी एक लिमिटेशन है, ये नहीं कि आपने इसको 90 डिग्री कर दिया तो और ज्यादा स्पीड से मूव कर सकता हूँ, कार स्लिप करके नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है कि हम लोग यहाँ पे पहला पार्ट तो सिर्फ लॉजिक से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा था कि मैंने देखा कि यहाँ पे बैंक्ड रोड कर दिया, ज्यादा इंक्लिनेशन नजर आ रहा है। और ऐसा इंक्लिनेशन मेरे को कहाँ पे नजर आता है? रेसिंग ट्रैक पे। और रेसिंग ट्रैक पे कार और ज्यादा स्पीड से मूव करती है। अगर थ्योरी का क्वेश्चन है तो मैं ये कह दूंगा कि बैंकिंग इसलिए की जाती है ताकि कर्व्ड पाथ पे कार की स्पीड और ज्यादा हो। थ्योरी का क्वेश्चन में सिर्फ लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें, ठीक। कर्व्ड पाथ है ये कर्व्ड पाथ है, ठीक। इस पे कार आपकी मूव कर रही है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ कार को देख रहा हूं। अगर मैं कार को देखूं तो कार आपको एक सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कर्व्ड पाथ ये ऐसा था, ये कर्व्ड पाथ था, ठीक। और इस पे कार रखी हुई है, कार ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर कार सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अंदर की तरफ कोई फोर्स चाहिए सर्कुलर मोशन करने के लिए, ठीक है। हम लोगों ने पहले केस में मान लिया है कि फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका एलबीडी अगर हम लोग ड्रॉ करें, नीचे की तरफ फोर्स आएगा mg, इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल। अब ये एंगल थीटा, ठीक। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, ये थीटा तो ये भी थीटा, यहां तक क्लियर है, ठीक। नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा n cos थीटा और नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा n sin थीटा, यही है ना, ठीक है। कार को देखिएगा, कार ऐसे मूव कर रहा है, ये अलोंग द सरफेस हम लोग कंपोनेंट नहीं निकालेंगे। कार तो सिंपल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी या कंपोनेंट्स वगैरह देखूंगा, क्लियर है। इंक्लाइंड सरफेस में मैंने कोई कंपोनेंट नहीं लिया क्योंकि उसका कोई अभी मतलब नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा
कि अंदर की तरफ लग रहा है n sin थीटा, बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, mv स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए? नहीं, फ्रिक्शन तो मैंने 0 लिया हुआ था। यहाँ पे नॉर्मल का कंपोनेंट ही मेरे को mv स्क्वायर बाई आर दे दे रहा है। ठीक है, तो एक फायदा मेरे को यहाँ पे ये मिल गया कि अगर फ्रिक्शन नहीं भी होगा तो मेरे को n sin थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। तो n sin थीटा, हाँ बोलिए। सर अभी जो आपने बोला वो रिपीट करना। मैंने ये बोला कि यहाँ पे नॉर्मल का एक कंपोनेंट आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, मेरे को v की वैल्यू चाहिए। v की वैल्यू कैसे निकालूं? n cos थीटा इज इक्वल टू mg, एक ये भी था मेरे पास, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। यहां तक नोट कीजिए, फिर बताता हूं। सर अगर स्केटर फ्रिक्शन होता है तो वो तो अलोंग द प्लेन रहेगा। अब केस डिस्कस करें आपको। नोट कर लिए? ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझूंगा। अगर मैं बैंक रोड पर इतनी स्पीड से मूव कर रहा हूं तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रिक्शन की वैल्यू खुद पे खुद 0 हो जाएगी अगर मैं इतनी स्पीड से मूव कर रहा हूं तो। ठीक है, थोड़ा उल्टे तरीके से सोचिए, मैंने क्या के लिया था, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 ली थी, उसके हिसाब से मैंने कार की स्पीड निकाली। अब मैं कह रहा हूं कि अगर कार इतनी स्पीड से मूव करेगा तो मेरे को फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रिक्शन खुद 0 हो जाएगा, क्योंकि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे स्लिप करने से कौन बचा रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर कार की स्पीड अंडर रूट आर जी tan थीटा होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है और उसकी वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम तक वेरी करती है। आगे समझ में? ठीक है, लिख लीजिए। नोट कर लिया? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस में कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, केस 2 म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब फ्रिक्शन है तो यहाँ पे मैंने कार की स्पीड ली लेस देन अंडर रूट आर जी tan थीटा, क्योंकि अगर v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा होगा तो म्यू की वैल्यू तो 0 रहेगी। इसका मतलब कार की स्पीड इससे कम है और एक केस लेंगे इससे ज्यादा है, तो दोनों केस में देखें कि क्या चीज चेंज हो रही है। ठीक,
मैं एफबीडी पे आता हूँ। ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक। एक कंपोनेंट mv स्क्वायर r का यहाँ पे आया, mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, ठीक है। mv स्क्वायर r का एक कंपोनेंट इधर आया, mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। इसको मैंने एक एक्सिस मान लिया, ये वाला, और एक एक्सिस इसको मान लिया, ठीक है। एक mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, mg cos थीटा। एक mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा, ठीक है। अब देखिए, सिंपल पहले वाले केस को एनालिसिस कीजिए। जब v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा था, ठीक है। जब v की वैल्यू अंडर रूट आर जी टेन थीटा था, तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ फोर्स है mg sin थीटा, इसको कौन बैलेंस कर रहा था? mv स्क्वायर बाई r cos थीटा। पहले वाले केस में, ठीक है। mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा था? mv स्क्वायर बाई r cos थीटा। तो स्लिपिंग से बचा रहा है ना ये। जैसे आपके क्वेश्चन में आ रहा होगा कि फ्रिक्शन तो नेसेसरी कंडीशन होती है अगर मेरे को मूव करना है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए प्रूफ भी हो रहा है कि स्लिपिंग से कौन बचा रहा है? कार स्लिप करेगी तो नीचे आएगी ना, ठीक। अगर कार स्लिप कर रही है तो यहाँ पे स्लिपिंग से कौन बचा रहा है? mv स्क्वायर बाई r cos थीटा का कंपोनेंट, मतलब mv स्क्वायर बाई r का कंपोनेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, v की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं क्योंकि मैं लेस देन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक। अगर मैं v की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा तो mv स्क्वायर बाई r cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। mg sin थीटा तो कांस्टेंट है आपका, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। mg sin थीटा कांस्टेंट है। अगर मैं v की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं तो mv स्क्वायर बाई r cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये कार किस डायरेक्शन में स्लिप करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन मेरे को तो स्लिपिंग से बचाना है ना, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। आगे समझ में? ठीक है। तो थोड़ा सा दो लाइन लिखिए, उसके बाद ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाइएगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर क्यों किया। फर्स्ट पार्ट ये लिखिएगा, जब v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा था तो mv स्क्वायर बाई r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, और उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू 0 थी। लेकिन जैसे ही मैंने v की वैल्यू लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा लिया, इसका मतलब मैंने v की वैल्यू को डिक्रीज किया। v की वैल्यू डिक्रीज होगी तो mv स्क्वायर बाई r cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कार है नीचे की तरफ स्लिप करने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन इसको अपोज करना है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ताकि कार आपकी स्लिप में, वो फ्रिक्शन अपने आप ही एडजस्ट होने लगेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, वो खुद को आराम से एडजस्ट करेगा।
नोट कर लिया? Yes, sir. अब बस यहाँ पे लिख दीजिए F प्लस mv स्क्वायर बाई r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। F इज इक्वल टू आ जाएगा mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, और नॉर्मल किसके इक्वल है? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। और जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। यहाँ तक क्लियर है? फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है, ये है फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है, और नॉर्मल की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करेंगे तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप कर सकते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ से जो v इज इक्वल टू आएगा, ये आएगा अंडर रूट जी आर म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा अंडर रूट। तो यहाँ पे मेरे को कार की स्पीड मैक्सिमम मिलती है, एक मिनट, v लेस देन है ना, ये क्योंकि v लेस देन है तो मतलब कि v मिनिमम मिलेगा मेरे को, मैं वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने कि v मिनिमम v मैक्स निकालते हैं बैंक टू रोड पे, तो ये v मिनिमम की वैल्यू आ गई। फॉर्मूले को याद रखिए। नहीं होगा, क्या हुआ? tan थीटा माइनस यू माइनस म्यू। अच्छा, ऊपर 1 म्यू प्लस था ना, म्यू को माइनस लेंगे। नोट कर लिया? Yes, देखिए sir. v मिनिमम आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ। लास्ट पार्ट v इज ग्रेटर देन अंडर रूट जी आर टेन थीटा, मतलब कि इस वाले केस में मेरे को क्या मिलेगा? v मैक्स। मैं वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ। इस वाले केस में सिर्फ एफडीडी को देख के डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। नीचे की तरफ mg, ये नॉर्मल, इस डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाई आर। मैं सिर्फ कॉम्पोनेंट पे ध्यान दे रहा हूँ। इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना था? mv स्क्वायर बाई आर
cos थीटा, ये कंपोनेंट था mv स्क्वायर बाई r sin थीटा, और एक कंपोनेंट mg का था mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है mg sin थीटा। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो mv स्क्वायर बाई r cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जो कार की टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू वही है, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r sin थीटा प्लस mg cos थीटा, और फ्रिक्शन है mv स्क्वायर बाई r cos थीटा माइनस mg sin थीटा should be less than equal to mu s into n। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे को v max मिलेगा। देखिए फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, जो लास्ट केस में आपने v निकाला है, यहाँ पे म्यू की जगह माइनस म्यू कर दीजिए, म्यू को रिप्लेस कर दीजिए माइनस म्यू से, तो दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अंडर रूट जी आर टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा। म्यू को रिप्लेस कर दीजिए माइनस म्यू से लास्ट वाले फॉर्मूले में। सर पहले भी ये लिखा था हमने, पहले भी यही लिखा पहले था, भी ये लिखा था। प्लस होगा ना। माइनस म्यू से रिप्लेस कर दीजिए, माइनस ऊपर प्लस हो। प्रीवियस फॉर्मूले में म्यू को रिप्लेस कर दीजिए माइनस म्यू से। फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन रेयरली आएगा, लेकिन ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वी मैक्स और वी मिनिमम पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे, लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट लेवल। थ्योरी का क्वेश्चन ये बताइए, आपने यहाँ पे वी मैक्स निकाला और वी मिनिमम निकाला, ठीक है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से तो मैंने ये निकाला कि वी मिनिमम कितना होना चाहिए आपका, अंडर रूट जी आर टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक, तो मैं सिंपल एक ऐसी वैल्यू ले लेता हूं, मैंने एक वैल्यू ले ली कि जो वी मिनिमम की वैल्यू है वो मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर आ रही है, वी मिनिमम ऐसे मैंने एक डेटा ले लिया, और जो वी मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है 300 किलोमीटर पर आवर। एक डेटा ले लिया मैंने ऐसे, ठीक, हर एक की वैल्यू पुट की और उसके हिसाब से मैंने कहा ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मैं बैंक रोड पे मूव कर रहा हूं तो रेंज क्या होगा स्पीड का। मैंने तो कैलकुलेशन किया तो ये वैल्यू आ गई, मेरे को सभी चीज की वैल्यू पता थी, म्यू पता था, आर पता था, और थीटा पता था कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। हर एक की वैल्यू पुट की तो मेरे को वी मिनिमम पता चल गया और वी मैक्सिमम पता चल गया कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मेरे से पूछा गया फाइंड रेंज ऑफ स्पीड फॉर सेफ ड्राइविंग। क्वेश्चन क्यों पूछता है?
बताइए आशु। सर 2 मिनट, हम्म 2 मिनट रुक जाओ, मैं सोच रही हूँ। बताइए आप लोग। लेस देन 155, क्या अर्जुन? लेस देन 155, क्या क्या? लेस देन 155। 155 वी मैक्स तो सही है। ये तो मैंने फॉर्मूले से निकाला ना कि मैक्सिमम स्पीड इतनी हो सकती है बैंक के रोड पे। रेंज क्या अब निकाला कार है? जैसे 150 की स्पीड से दौड़ेंगे तो उतनी तो सिंपल गाड़ियां दौड़ जाती हैं। तो सर रेंज का मतलब क्या हुआ? रेंज मतलब कि अगर जो ड्राइवर है जो कार रेसिंग कर रहा है तो वो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन लेगा ना। हाँ सर। उसको फिजिक्स नहीं आती लेकिन उसको इतना पता है कि इसकी स्पीड इस स्पीड से ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसको टेक्निकल टीम बता देती है। एक पूरी टीम होती है जब भी कार रेसिंग होती है। ड्राइवर तो सिर्फ ड्राइव करता है, कम्युनिकेट कोई और करता है। सिर्फ लॉजिक इन्वॉल्व है। आप खुद सोचिए कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं रेसिंग ट्रैक पे। अच्छा, रेसिंग ट्रैक पे चलाते चलाते आप कार को रोक नहीं सकते हैं क्या? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि वो कार को रोक ही नहीं पाएगा जिंदगी भर। उसको तो कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ेगा कि रेसिंग ट्रैक को उतर गया कार को लेके तो 0 to 300। जीरो। वो पार्क कर सकता है, अच्छा। ठीक है। अगर पार्क कर सकता है इसलिए मैंने कहा कि जो ये जो इंक्लिनेशन है इसकी भी एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है कि ये नहीं कि इंक्लिनेशन में बढ़ाता जाऊं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था कि अगर ये एम मास है, इसको अगर रेस्ट पे रहना है मतलब कि स्लिप नहीं करना है, स्लिप नहीं करना है तो ये जो थीटा होना चाहिए क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। बताया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको कार मान लीजिए, इसको आपने पार्क कर दिया, तो पार्क कर दिया तो स्लिप नहीं करेगी ना। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि एंगल रिपोज से कम है ये एंगल, नहीं तो स्लिप कर जाती। आया समझ में? आप लोग पार्क कर सकते हैं ना कार को, अगर बैंक रोड पे उतर गए तो ये क्यों ना कि आपको चलाते रहना पड़ेगा। कोई सामने आके खड़ा हो गया तब भी उसको ठोकते हुए निकल जाएंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे रुकेंगे। सर उसमें सेफ ड्राइविंग लिखा था, तो ड्राइविंग में तो मतलब चल सेफ ही रही। ड्राइविंग में तो पूरा रेंज आएगा ना, मैं रेंज पूछा है। तो सर ये अगर कभी 0 हो जाएगी तो कभी सेफ ड्राइविंग कैसे हो गई? ये सर रेंज रेंज में दोनों चीज आ रही है ना। सेफ ड्राइविंग के रेंज में भी आना है हमें। रेंज का मतलब होता है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। फिर मिनिमम तो 10 है ही ना। जीरो। वो कार को पार्क भी कर सकता है। मान लीजिए उसके सामने बारकोडिंग लगा दी तो वो क्या कहेगा? सेफ ड्राइविंग के लिए मैं उसको तोड़ता हुआ निकल जाऊं, एक्सीडेंट नहीं करेगा ना। ये मैक्सिमम निकालने का करेगा। मतलब ही क्या हुआ जब 0? हाँ ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा? 0 से 300। क्लियर है? यहां तक मैथ्स इन्वॉल्व थी, इसके आगे लॉजिक इन्वॉल्व है और थोड़ी सी फिजिक्स।
क्लियर है सबको? क्लियर है, आगे चलें? Yes, sir. Last part, bending of cyclists. अब देखिए, साइकिलिस्ट किसी कर्व्ड पाथ पे जाता है तो अपने आप को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर लेता है। ये आपने देखा होगा बाइक रेसिंग में, ठीक है, जैसे कर्व्ड पाथ आता है वो अपने पैर को टच करने लग जाता है, बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है, ठीक। तो मैंने कहा कि वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो हमेशा यहाँ पे नॉर्मल और एक आपका होगा फ्रिक्शन। इसकी टेंडेंसी क्या होगी? बाहर स्लिप करने की, ठीक है। अगर बाहर स्लिप करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? अंदर की तरफ, फ्रिक्शन अंदर लगेगा, ठीक। इन दोनों का रिजल्टेंट नेट कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स कहते हैं, बुक में आपको रिएक्शन फोर्स लिखा रहता है, ठीक। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। मैं इसको कर्व्ड पाथ में ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है, मैं लेकिन पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बाहर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बैलेंस कर दीजिए, n इज इक्वल टू क्या होगा? वर्टिकल में बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल में बैलेंस है, अब निकालिए, मेरे को थीटा निकालना है, थीटा के टर्म में v चाहिए, क्या करूं? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। इस वाले केस में कितना मैं बेंड करूं? वी स्क्वायर बाय आर जी। tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। कैसे आया? perpendicular upon base। सर cos थीटा को mv स्क्वायर बाय r रखेंगे। हाँ, और अरे tan थीटा सिंपल ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो tan थीटा क्या है? फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल। इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? फ्रिक्शन, ठीक, और बेस क्या है? नॉर्मल। तो tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, दैट मींस mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg। तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg tan थीटा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। अगर मेरे को हाई स्पीड से मूव करना है किसी भी कर्व्ड पाथ से, तो देखिए v को इंक्रीज करना है ना, हाई स्पीड का मतलब क्या? मेरे को v को इंक्रीज करना है। अगर मेरे को v को इंक्रीज करना मतलब कि tan थीटा को इंक्रीज करना पड़ेगा। r और g तो कांस्टेंट है, tan थीटा इंक्रीज कब होगा? जब थीटा इंक्रीज होगा। इसमें मैं वर्टिकल से बहुत ज्यादा बेंड करता हूँ नीचे की तरफ, बाइकर्स को देखा होगा आपने, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा वर्टिकल से नीचे की तरफ आता है। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपने पूछा था उसमें अगर स्पीड 0 to 10 के बीच में होगी तो क्या होगा? मतलब v मिनिमम तो 10 ही है, अगर स्पीड 0 से 10 के बीच में ले तो मूव करेगा। देखिए जो हम लोगों ने निकाला था वो आपका वहां पे ये था, हमने इंक्लिनेशन पे, एंगल और रिपोज पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं कह रहा था ना बाबर, इंक्लिनेशन का भी एक लिमिट होती है, ठीक। तो जो बैंकिंग की जाती है वो एंगल रिपोज से छोटी होती है, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। सर रिपोज तो बाई चांस अगर आपको पार्क करने की जरूरत पड़ गई कि मेरे को गाड़ी को रोकना है, तो अगर मैं गाड़ी को रोकूंगा और एंगल रिपोज से ज्यादा है तो नीचे गिर जाएगा,
ठीक है, तो आपकी 0 से 10 के बीच में कुछ भी स्पीड हो सकती है, वो बिल्कुल सेफ रहेगा, वो स्लाइड नहीं करने वाला। ओके सर। क्लियर है? हो गया? एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए मैंने डेरिवेशन इसलिए करवाया क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, इसको एज ए न्यूमेरिकल लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होते हैं क्योंकि अभी तक सभी के दिमाग में था। मैं बताता हूँ क्या क्या दिमाग में आप लोगों के रहता है, कि बस ये पता है कि हाँ फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। मैं बताता हूँ, जहां पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से, कि फ्रिक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के भी दिमाग में कंफ्यूजन था कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, बस F इज इक्वल टू म्यू एन होता है, क्योंकि डायरेक्ट लिखा रहता है, ये रिलेशन ही लिखा रहता है बुक में ज्यादातर, लेस देन और इक्वल टू, वो सिंपल लिख देता है F इज इक्वल टू म्यू एन, क्योंकि वो मैक्सिमम निकालता है पहले से, ठीक है। तो पहला कंफ्यूजन यहाँ पे था कि स्टैटिक फ्रिक्शन, और आपको लगता है कि हाँ ये टायर्स हैं तो उसके कारण फ्रिक्शन लग रहा है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन अलग है, फ्रिक्शन तो वो लगेगा ही लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्लिप करने से बचा रहा है। और थ्योरी के क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे जब मेरे को डेरिवेशन के एक ही स्टेप पता होंगे, क्योंकि स्टेप्स में ही कई सारे थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए एक सिंपल आपने देखा होगा कि जो बाइकर्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे मूव कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, वो किसी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, ठीक। तो मेरे को वहां पे स्पीड निकालनी है कि कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए ताकि वो आराम से मूव कर सके इस कर्व्ड पाथ पे, ठीक। तो मैंने कहा कि जो भी बाइकर है ये मूव कर रहा है, देखिए एलबीडी समझ आएगा कि 2 डायमेंशन फिगर है और 3 डायमेंशन में बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो इस पे बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पे बाहर की तरफ इस पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल। नॉर्मल, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, और नीचे क्या लगेगा mg, और mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इसको स्लिपिंग से बचाना है, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg which would be less than equal to mu s into n, तो less than mu s mv स्क्वायर बाई r mg, तो v स्क्वायर ग्रेटर देन rg डिवाइडेड बाई mu, तो v मैक्स सॉरी v मिनिमम यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट जी आर डिवाइडेड बाई म्यू, मतलब कि मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए बाइकर की, अदरवाइज वो स्लिप कर जाएगा नीचे की तरफ। देखिए सर्कुलर मोशन खत्म हो गया, लेकिन नीट लेवल में जहां तक आ सकता है तो वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक। क्वेश्चन करवाने के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपका कोई मतलब नहीं है,
बेकार का टाइम वेस्ट होगा अगर मैं 2-4 क्वेश्चन और करवा दूं, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट पे आपके जितने भी मॉड्यूल या जो भी आपकी पीडीएफ है सभी क्वेश्चन आप लोग आराम से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ट्राई कीजिए, उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा मेरे को बता दीजिएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी, जो नेक्स्ट चैप्टर है। वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन तक थोड़ा धीमा धीमा चलूंगा क्योंकि वहां पे कई सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्पीड में पकड़ूंगा, ठीक है। चलिए क्लास ओवर आज की। थैंक यू सर। थैंक यू Okay. सर। वेलकम।